वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th का हमारे पास ये थर्ड चैप्टर है, कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलेगा चैप्टर में। एनसीईआरटी एक एक लाइन बहुत मायने रखता है। हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दे देंगे। कहने का मतलब है कि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर ये आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक इस चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम आपको सारे क्रियाकलाप के साथ, सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल चैप्टर आपको सिर्फ निगलना है, हलवा बना के देंगे हम, ठीक है। भरोसा रखिए, एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कोयला और पेट्रोलियम, नाम आपने पहले सुना होगा। जो कोयला होता है ना, एक तो हमने देखा हुआ घर पे जो इस्तेमाल होते हैं, एक कोयला जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं और बनता है, वो एक कोयला है, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जो कोयला आप लोहार को देखते हैं कि लोहार जो है इस्तेमाल करता है, वो कोयला थोड़ा अलग होता है, जिसको हम लोग पत्थर कोयला भी कहते हैं लोकल में। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर हम देखेंगे। उसके अलावा पेट्रोलियम जो है, खास करके यहाँ पर उस कोयले की बात हो रही है जो लोहार लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेन के इंजन में इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स आप देखते ही हैं, जैसे कि एक पेट्रोल सीधे है ना जो गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, डीजल है, केरोसिन है, ऐसे और भी चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से अभी ये सब कुछ चल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोगों ने अपनी मेहनत से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी के फ्लो को इस्तेमाल करके बनाया है ना, सनलाइट को यूज़ करके जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित है ना, इंसानों ने अपने हिसाब से कोशिश की और ये बनाया। लेकिन बहुत सारे एनर्जी ऐसे हैं कि हमने कोई कोशिश नहीं की, अपने आप हमें मिला बाय डिफ़ॉल्ट। सपोज़ करिए कोयला सिर्फ हम खोद के निकालते हैं और उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं और हमें एनर्जी देता है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक क्रियाकलाप है सबसे पहले कि अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ आप उपयोग में लाते हैं है ना, उनके बारे में यहाँ पर आपने वर्गीकरण करना है। तो आप दैनिक जीवन में हवा, पानी, मिट्टी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिखिए। उनमें से कौन प्राकृतिक है, कौन मानव निर्मित है, उसका यहाँ पर आप लिस्टिंग कीजिए, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा एक्टिविटी जो है आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हैं। जो एक्टिविटी होगा समझाने वाला मैं आपको समझा दूंगा। ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है कि आपने अपने है ना डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का लिस्टिंग बनाना है। जैसे यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है कि इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं या नहीं है। जाहिर सी बात है, डेली यूज़ में हवा तो है ही, सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और भी काम है, पानी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, खनिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, यह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब ये बात भी बहुत सिंपल है, क्यों प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, डायरेक्टली प्रकृति से मिलती हैं। जो खनिज पदार्थ या मिट्टी या हवा, पानी, जो चीज़ें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलती हैं, वो हमें प्राकृतिक संसाधन के नाम से पता है। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हमारे डेली लाइफ में होता है। अच्छा, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? अब जवाब है नहीं। क्यों नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। सपोज़ करिए कि पानी तो चलिए वाटर साइकिल का एक कंप्लीट साइकिल होता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो कोयला है, जैसा कि वो पेट्रोल है, जैसे कि और भी चीज़ें हैं जिसका हम डेली लाइफ में हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिनट बच्चों, आप क्या पेट्रोल कहाँ से निकालते बताओ? पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल इंसान जो है समुद्र के नीचे कहीं से खोद करके खदान से निकालता है कि नहीं है? अब एक टाइम के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा जहाँ से वो निकाला जा रहा है। ऐसे ही कोयला है जो ज़मीन खोद करके नीचे से निकाला जाता है, तो एक टाइम के बाद वो कोयला भी ख़त्म हो ही जाएगा, है कि नहीं है? तो हम उसका निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका हम निरंतर उपयोग कर भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हवा है। अब हवा ये ख़त्म नहीं होने वाला, पानी है ये ख़त्म नहीं होने वाला, सूरज की रोशनी है ये ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिनका हम निरंतर उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे है आपके यहाँ पर कि क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। हवा, पानी, मिट्टी ख़त्म नहीं होने वाला। जल के बारे में आप कक्षा 7 में ये पढ़ चुके हैं कि नहीं ख़त्म होने वाला। क्या जल एक असीमित संसाधन है? जवाब है नहीं। अगर आप प्रकृति में विभिन्न संसाधनों का उपलब्धता दृष्टि से, जल निकल रहा है बॉडी से। अरे क्या बता भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। देखो अभी है ना, पंखा भी चल रहा है, एसी क्या होगा सर हंस रहे बगल में बैठ करके। है मतलब लगा सकते हैं, एसी भी लगा सकते हैं गरीबी दोस्तों। कह रहा है कि उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है।
है ना, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे आसपास में प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय का मतलब आप ऐसे भी समझ जाओ कि जो समाप्त नहीं होने वाले, ऐसे संसाधन क्या हो गए आपके अक्षय प्राकृतिक संपादन, है ना, संसाधन जो कि समाप्त नहीं होंगे। कह रहे ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे कि सूरज की रोशनी, प्रकाश या वायु। आप भैया कितना भी यूज़ कर लो, डेली आप कितना भी सूरज के प्रकाश से विटामिन डी ले लो, वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो रहने वाला। जिस दिन सूरज खत्म उस दिन आप विटामिन डी के लिए बचोगे नहीं। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कार्य में कह रहा है कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकता है। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन हो गया, वन्यजीव हो गया, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह। अब ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अक्षय, देखो डेफिनेशन तो शायद ना भी पूछे कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। वह प्राकृतिक संसाधन जो हमारे क्रियाकलापों से खत्म नहीं होगा और समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन जो हमारे क्रियाकलाप से, हमारे उपयोग से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय में आपको सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु वगैरह हो गया, जबकि समाप्त होने वाले में वन है। वन अगर आप ऐसे काटते रहे जैसा चल रहा है तो एक टाइम के बाद होगा समाप्त, बहुत लंबा टाइम लगेगा लेकिन होगा। वन्यजीव है, खनिज है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस वगैरह है। अब ये सब कुछ हम लोग समझेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पानी अक्षय है कि पानी समाप्त होने वाला है। देखो, दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला तो है पानी, लेकिन पानी जो है ना वो समाप्त होने वाले में आएगा, पानी अक्षय में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप गौर कीजिएगा तो सूर्य का प्रकाश और वायु का ही दो ऑप्शन दिया है ना, वहाँ पर पानी का ऑप्शन आदि भी नहीं दिया है ना। तो पानी समाप्त होने वाले में है, क्योंकि देखो पानी वापस वहीं नहीं आएगा और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर आगे क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 3.2। इसमें कह रहा है ये कक्षा हेतु जो यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप है, इसमें क्या कर लेना है सर आपको। देखिए, कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए, विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2, 3, 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए, उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लीजिए आप 7 लिए, एक क्लास से 7 बच्चों के लिए। 7 में से एक ग्रुप में 1 बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 2 बच्चा और तीसरे ग्रुप में 4, क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 4 7। टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास है? 7 बच्चे हैं। कितना ग्रुप है? 3 ग्रुप है। मान लीजिए इसका नाम A, B और C है, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुना हुआ चना, टॉफ़ी वगैरह है, ठीक है। हमारे पास पात्र है, कोई बर्तन है, इसमें ये चीज़ें हैं। अब आपने दे दिया, पहले ग्रुप को दीजिए, सबसे पहले पहला वाला ग्रुप जितना ले सकता है, खा सकता है, खा ले। फिर वो दूसरे ग्रुप को दीजिए, जितना ले सकता है, खा सकता है, खा ले। अब आप सोच के देखिए कि चौथे ग्रुप के पास, तीसरे ग्रुप के पास कितना जाएगा। एक तो तीसरे ग्रुप में आदमी ज़्यादा है, वहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है। ये अगर खूब बेकदरी से थोड़ा थोड़ा खाया, खराब करा, फेंका, उसके बाद ये आया 2 लोग, ये 2 लोग भी जो थोड़ा थोड़ा है थाथू करा, मन हुआ तो बर्बाद करा, खाया, फेंका। अगर समझदार हुए तो चलो बचा के रखा कि भैया आगे भी जो आएगा उसको भी देना है। फिर जाकर के जो बचेगा वो 4 लोगों के पास जाएगा। एक तो वैसे भी कम हो गया होगा और ऊपर से अब ज़्यादा लोगों में बांटना है। अब इससे क्या होगा, उसके पास थोड़ा थोड़ा होगा, या शायद कोई चीज़ उसमें से जो 4-5 चीज़ें थी उनमें से शायद कोई चीज़ बचे ना भी। ये भी हो सकता है ना कि पॉपकॉर्न किसी को इतना ज़्यादा पसंद था इन तीनों में से कि सभी ख़त्म कर दिया हो, उसके पास बचा ही नहीं पॉपकॉर्न तीसरे ग्रुप के लिए। तो ये आपको समझाया जा रहा है क्यों प्रकृति में जो चीज़ें सीमित हैं, जो ख़त्म हो सकता है एक टाइम के बाद। हम एक पीढ़ी हैं, हमारे बाद आने वाली एक पीढ़ी होगी, उसके बाद आने वाली एक पीढ़ी होगी। अगर हमने होशियारी से इस्तेमाल नहीं किया, बर्बाद किया, तो कुछ ये जो आपका पॉपकॉर्न और चॉकलेट का एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा ही होगा कि हमारे पास तो आज है, अगर हम उस चीज़ की बेकदरी करेंगे, फालतू यूज़ करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए, यहाँ पर वही सब चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि अच्छा, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि, अब उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करा है कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपका टॉफ़ी, पॉपकॉर्न या जो चीज़ें ली गई थी उसके जगह पर मान लीजिए कि वो जो आपके पास था, जो भी था बर्तन जिसमें वो टॉफ़ी या पॉपकॉर्न या चना रखा हुआ था, उसके जगह मान लीजिए कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस वगैरह जैसी चीज़ें हैं।
प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? ऐसा हो सकता है कि एक पीढ़ी बहुत लालची हो, वो सारा ही खा जाए, सारा ही खत्म कर जाए। हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा भी ग्रुप हो कि जो सोचे कि भैया हमारे पास भी तो दूसरा ग्रुप है, अगर हम ही सब खर्चा कर दिए तो वो कैसे, उस ग्रुप को क्या मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। दो चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष यानी जीवाश्मों, ये देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं? सजीव प्राणियों के मृत अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। से होता है क्या? इस मृत जीव के अवशेष से क्या बनता है बच्चों? तो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस वगैरह चीज़ें बनती हैं। से अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यानी ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह क्या हो गया? जीवाश्मी ईंधन हो गया। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें यह समझाया जा रहा है कि आज हमारे पास ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, ये जो चीज़ें हैं ये सीमित मात्रा में हैं। अगर हम अपने लालच को नहीं त्यागे, अगर हम ज़्यादा लालची बने, तो ये एक टाइम के बाद हमारे जीवित रहते हुए हमारी पीढ़ी क्या करेगी? इसको ख़त्म कर देगी और आने वाले पीढ़ियों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, या उसकी उपलब्धता, उसकी है ना स्कार्सिटी होगी, कमी होगी, है ना, और आने वाले पीढ़ी को बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और चीज़ क्या कहता, तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं के खाने होते कुछ मिला या नहीं, ये भी देखिए कि क्या पात्र में अभी कुछ शेष बच गया, भाई वही सब चीज़ें थी। अब आया हमारे पास कोयला। ठीक है, क्या आया? कोयला। अब ये कोयला क्या है? तो आपको पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, ये जीवाश्मी ईंधन है। क्या है बच्चों? जीवाश्मी ईंधन है। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध होता है, ज़मीन के नीचे उपलब्ध होता है, जीवाश्म यानी जीव के अवशेष से बनता है। इतनी चीज़ें आपको कोयला के बारे में पता होना चाहिए। जीव का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात आपको पता है। अब इसके बारे में डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है कि आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। मैंने कहा ना कि अगर आप लोहार के दुकान पे जाएंगे तो वो कोयले का इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे। हो सकता है कि ट्रेन में इस्तेमाल ना देखो, लेकिन लोहार के दुकान तो सभी लोग देखते होंगे, तो वहाँ पर जो है लोहार इसका इस्तेमाल करता है। ये कोयला ऐसा दिखता है, फोटो यहाँ पर दिखाया गया है, काले रंग का पत्थर जैसा होता है और ये हेवी भारी होता है। घर में जो लकड़ी के जलने से कोयला बनता है वह हल्का होता है, लेकिन ये जो खदान से निकलता है ये पत्थर जैसा होता है और ये भारी होता है बच्चों इसमें, और हमारे घर के इस कोयले में फ़र्क है। कह रहा है कि खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। बहुत सारे जगहों पर कोयला का इस्तेमाल करके खाना भी पकाते हैं। ठीक है, हम लोग भी जैसे कि कबाब वगैरह बनाते हैं तब कोयला लेके आते हैं, यही वाला पत्थर कोयला बोलते हैं हम लोग इसको। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों के चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। आज क्या होता है? आज के टाइम पे कोयले का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों, याद रखिएगा इसको, कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। इंडिया के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली है वो कोयले से बनता है। कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ना, और उससे ऊर्जा जो निकलती है उस ऊर्जा का जो है ट्रांसफ़र जो है इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। यानी कोयले के एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में आज के टाइम पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, पहले रेल के इंजन में इसका भाप बना करके रेल का इंजन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना। कह रहा है कि इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए होते भी किया जाता है। आज भी बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में इंडिया के अंदर होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी की ज़रूरत बहुत सारे है ना अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, लोहार के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हीट की ज़रूरत होती है, अक्सर इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ पर हीट के लिए कोयला एक बहुत अच्छा संसाधन है। ठीक है, पेट्रोल या डीजल या मिट्टी तेल वो वगैरह भी है, लेकिन कोयला जो है सस्ता है उन सब चीज़ों के कंपेयर में। इसीलिए आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में भी कोयले का एक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा मास यूज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आया कोयले की कहानी कि कोयला कैसे आता है। कह रहा है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। आपसे सवाल किया जा रहा है कि कोयला आखिर बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो लिखा है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। देखो बात समझो, बहुत पहले की बात है। 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। तो अगर 300 मिलियन हो गए तो 300 गुना 10 यानी 3000 लाख। ठीक है, 3000 लाख साल पहले, 3000 लाख
3,000 नहीं, 3,000 लाख साल पहले की बात कर रहा है कि पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में बड़े बड़े क्या थे, घने वन थे, जंगल थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। मिट्टी के नीचे, बहुत नीचे वाले स्तर पे बड़े बड़े जंगल थे गड्ढे में, और वो दब गए मिट्टी से, है ना। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वो संपीड़ित हो गए। समझिएगा कहानी को। पेड़ पौधा दबा और पेड़ पौधे के ऊपर बहुत सारा मिट्टी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत सारा मिट्टी आ गया, धीरे 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 मिट्टी, पानी, बाढ़, इधर उधर हलचल, भूकंप, कैसा रीजन से उसके ऊपर मिट्टी 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 हुआ और वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुआ, संपीड़ित हो गया, मतलब है ना, थिकुच गया, प्रेशर उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा पड़ा। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। अब बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है, आप अगर पृथ्वी, जैसे ये सेंटर है, पृथ्वी का केंद्र है, आप जैसे जैसे नीचे की ओर जाओगे, है ना, ताप बढ़ता जाएगा, ताप बढ़ता जाएगा। अंदर में तो ऐसा है मैग्मा, लावा, जैसे आप जानते होंगे कि जब कहीं ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पर अंदर से पिघली हुई चीज़ निकलती है, अंदर गर्मी है, अंदर तो पूरा पिघला हुआ। पृथ्वी के केंद्र के पास भी यहाँ पर भी पिघली हुई चीज़ें हैं भाई, लिक्विड है। तो अंदर जितना वो दबता गया वहाँ पे गर्मी बढ़ती गई, जितना नीचे गया उतनी गर्मी बढ़ी, और ऊपर वजन आने की वजह से, एक तो वो नीचे गया, नीचे जाने की वजह से गर्मी बढ़ी, ऊपर से बहुत ज़्यादा वजन, क्या, बहुत ज़्यादा मिट्टी का वजन। तो वहाँ पर कह रहा है कि उच्च दाब और उच्च ताप। अब दो चीज़ें, एक नीचे जाने की वजह से उच्च ताप और ऊपर से बहुत मिट्टी होने की वजह से उच्च दाब। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, धीरे धीरे, बहुत टाइम में। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, कार्बन एक तरह का परमाणु है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वैसे ही कार्बन। मृत वनस्पति के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मृत वनस्पति यानी वो पेड़ पौधे जो मर गए थे, जाहिर सी बात है, ढप गए, मर गए, उनका धीरे धीरे, लाखों साल में, अरबों साल में धीरे धीरे कोयला बनने का जो पूरा सिस्टम है, कोयला बनने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनीकरण। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना आता, कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अब यहाँ पर लिखा क्योंकि ये वनस्पति के अवशेष से बना है, पेड़ पौधे के अवशेष से बना, इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव के अवशेष से बनने वाला ईंधन कहते हैं किसको? कोयले को। इतनी बात क्लियर है। कार्बनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वनस्पति धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होता है, बदलता है, और चूंकि ये जीव के अवशेष से बना है इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, चित्र 3.2 में एक कोयले के खान को दिखाया गया। अब नीचे एक कोयले का खान दिखाया गया। चलिए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कोयले का खान है। झारखंड के अंदर बहुत खान है, हमारे बिहार में भी कुछ हद तक पाया जाता है और भी राज्य में पाया जाता है, लेकिन झारखंड में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले के खान मौजूद है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप कोयला को जलाते हैं डायरेक्ट, इससे जो आग निकलता है, कोयला को आप जलाते हैं तो क्या निकलता है सर? इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और प्लस में ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है सर? ऊष्मा यानी हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो यही हीट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे खाना बनाने के लिए, चाहे लोहा पिघालने के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज़ में, चाहे भाप बनाने के लिए, जिस रूप में भी आप हीट का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में ऊष्मा देगा। ठीक, चलिए। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोला तार और कोयला। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या कि उद्योग में जो कोयला है वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? कोक में, कोला तार में, कोल तार में और कोयला गैस में। बात समझिएगा, ये तीनों चीज़ें किससे बनी है? कोयले से बनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कोयले से नहीं बना है? अब मान लीजिएगा आगे देगा डीजल, है ना। तो कुल मिलाकर की बात है कि आपको पता होना चाहिए कोक, कोल तार, कोयला, है कि नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों किससे बना है बच्चों? तीनों किससे बना है? तीनों बना है कोयले से। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बताया जाएगा कैसे बना है, याद रखिएगा इस बात को। अब हमारे पास एक चीज़ आया कोक, देखिए अलग हेडिंग नहीं आया, ए लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कोयले का ही प्रोडक्ट है। ये एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक जो होता है हार्ड होता है ना, काला होता है ये भी। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मैं आपको इसको शॉर्ट में ऐसे बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, आप ये प्रैक्टिकल चाहें तो कर भी सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को बंद करके इसमें मान लीजिए कॉर्क लगा करके इसको बंद करके इसमें आप कोयला रख दीजिए। क्या रख दीजिए? कोयला रख दीजिए, है ना। इसको गर्म करेंगे स्टैंड के ज़रिए से, है ना। इसके भाप को दूसरे टेस्ट ट्यूब में गुजारेंगे, ठीक है। इसमें आप पानी रख देंगे, है ना। इसमें से पानी रख देंगे और एक दूसरा भी लगा देंगे, एक टेस्ट ट्यूब और लगा देंगे हवा में,
पानी रख दीजिए, ये हवा में है, ठीक है, और ये पानी के अंदर है। यहाँ पे इसको अगर आप हीट देंगे, ठीक है, इसको अगर आप हीट देंगे, किसको, कोयले को, तो यहाँ पर ये से एक गैस जाएगा, एक गैस जाएगा जो पानी में मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कोयलतार बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोयलतार बन जाएगा, और यहाँ पर कुछ बचेगा, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोक। क्या कहते हैं बच्चों, कोक। और यहाँ पर से एक गैस भी रिलीज़ होगा और इसी को कहते हैं कोयला गैस। ये तीनों चीज़ जो गर्म करने पर हमें मिला, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इंटरनेट पर अलग से सर्च करके देख सकते हैं कि कोक कोयलतार है ना कैसे बनता है, तो आपको ये 3D एनिमेशन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इजीली। तो ये तीनों चीज़ें क्या है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक भी इंपॉर्टेंट है, कोयलतार भी इंपॉर्टेंट है, और वो गैस भी इंपॉर्टेंट है। ये जो गैस निकलेगा, इस गैस का भी आप उपयोग कर सकते हैं एनर्जी के लिए, कोयलतार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोक का भी इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ गए। लेकिन देखो तीनों कैसे बना, तो तीनों बना कोयले को गर्म करके ही, यानी कोयले से ही तीनों चीज़ें बनी हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कोयलतार, कोयला, कोक हो गया, कोयलतार, कोक का इस्तेमाल भी बता दिया गया। अच्छा वो इंपॉर्टेंट है, कोक कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगला, कोयलतार क्या, ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है, ये लिक्विड है। कोयलतार क्या है, लिक्विड, जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जाता है कभी कभी। कोयलतार जो है 200 से ज़्यादा 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो काला सा अलकतरा जिसको कहते हैं ना, है ना, काला सा पीच सा अजीब सेंट वाला ये चीज़ है, ठीक है। पीच भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल भी तो किया जाता है इसका, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, कह रहा है कि कोयलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औषधि, कुछ दवाई, हो सकता है कि वो दवाई हमारे खाने के लिए ना हो सकता है पेड़ पौधे के लिए हो, कीड़े मकोड़ों के लिए हो। विस्फोटक, विस्फोटक आप समझते हो, फटने वाली चीज़ें, बम वम हो सकता है। इसका इस्तेमाल सुगंध में भी किया जाता है, इत्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है। प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, रील वगैरह हो सकता है बनाए। छत निर्माण में, छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, है ना, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो आप जैसे कोक का इस्तेमाल याद रखिएगा, यहाँ पे कोक का इस्तेमाल तक औद्योगिक निर्माण में और खास करके धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसको आप खास कर याद रखिएगा कि धातुओं के निष्कर्षण में। अब मैं आपको बता दूं कि आप ऊपर क्लास में पढ़िएगा कि धातु जो है जब ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है ना, तो उसको हम डायरेक्ट ही मतलब ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट से हमको ऐसा मिल गया, कोई लोहा मिल गया, टीना मिल गया, एल्युमिनियम मिल गया, डायरेक्ट कहीं पर रखा हुआ उठा के ले आए, घर में घर बना लिए, रोड बना लिए, नहीं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर के रूप में मिलता है। फिर उसको बाहर निकाल करके उसमें से वो पदार्थ निकाला जाता है जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि लोहा, या जैसे कि कॉपर यानी तांबा, या और भी एल्युमिनियम जैसी चीज़ें। समझे बात को। तो वहाँ पर ये जो धातु का निष्कर्षण होता है उसमें आप पढ़िएगा कि कोक का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऊपर क्लास में पढ़िएगा, क्लास 10th में है, या शायद नीचे क्लास में भी कहीं पर था, ये क्लास 6 में नए वाले सिलेबस में शायद है थोड़ा सा। अब खैर रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली नेफ्थेलिन की गोलियां भी कोयलतार से प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पर एक बात क्या समझ में आया, एक दो चीज़ समझ कि कुछ कीड़े होते हैं, जैसे एक नाम दिया है कि मौत, है ना, और कुछ और भी कीड़े होते हैं, उसको भगाने के लिए नेफ्थेलिन की गोली बनाई जाती है। जो वो नेफ्थेलिन की गोली भी किससे बना है सर, कोयलतार से ही बना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। एक तो आपको ये समझ में आ गया कि नेफ्थेलिन की गोली कीड़ा भगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो नेफ्थेलिन की जो गोली होती है, मैं आपको बता दूं, एक नेफ्थेलिन वो अलग ही चीज़ होता है जो डालते हैं टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह में नहीं डालते हैं, ठीक है, वो भी नेफ्थेलिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर कीड़ा मकोड़ों को भगाने के लिए भी नेफ्थेलिन इस्तेमाल किया जाता है। तो नेफ्थेलिन बॉल के बारे में बात कर रहे थे, बीच में चले गई थी लाइट ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ पे बात छोड़े थे। बहरहाल हालांकि नेफ्थेलिन जो है आप याद रखिएगा कि कीट भगाने के लिए जो बनता है ना, ये कहाँ से बनता है बच्चों, तो उसमें कोयलतार का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा इसको अलकतरा भी बोलते हैं, लेकिन रोड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आजकल नहीं होता। आजकल एक नई चीज़ है जिसका नाम बिटुमिन है बच्चों। क्या, बिटुमिन, बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है रोड बनाने के लिए। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोयलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोयलतार है ये किसका उत्पाद है, ये कोयले का उत्पाद है। और बिटुमिन किसका उत्पाद है, बिटुमिन पेट्रोल का उत्पाद है। बिटुमिन पेट्रोल का उत्पाद है, पेट्रोलियम एक अलग चीज़ है और कोयला अलग चीज़ है। पेड़ पौधा के अवशेष से कोयले बनते हैं और जानवरों के अवशेष से पेट्रोलियम बनते हैं मेनली, ठीक है।
तो पेट्रोलियम को जब प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें जो लास्ट में गाद बचता है उसको बिटुमिन कहते हैं। बिटुमिन लिक्विड फॉर्म में होता है, इजीली बहुत जल्दी से हार्ड हो सकता है, बहुत अच्छा काम करता है, छत के ऊपर भी लगाते हैं, है ना। तो बिटुमिन का इस्तेमाल आजकल रोड बनाने के लिए किया जाता है। अब आया कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कोयला को आपने गर्म करा तो आपको कोलतार भी मिला, है ना, आपको कोलतार भी मिला, आपको कोक भी मिला और उसमें गैस भी निकला, उसको हम लोग कहते हैं कोयला गैस। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयला गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में, वैसे कोयले का भी इस्तेमाल डायरेक्ट। देखो, तो यहाँ तक हम लोग क्या समझ में आया कि कोयले का इस्तेमाल डायरेक्ट भी करते हैं घर वर में, कोयले का इस्तेमाल कोक के रूप में भी करते हैं, खास करके धातु के निष्कर्षण में। कोलतार का इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पे, इंडस्ट्री में बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, दवाई बनाने के लिए भी और भी जगह दी हुई थी। कोयला गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी उससे हीट एनर्जी निकाली जाती है। ईंधन के रूप में क्या मतलब हो गया कि उससे ऊष्मा निकाली जाती है, उससे हीट निकाला जाता है। अब हीट के जरिए से बहुत सारे भट्टी वट्टी चल सकता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री चल सकता है कि नहीं है। कह रहा है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में इसके आसपास कह रहा है कि कोयला गैस का जो उपयोग है प्रथम बार सड़कों के किनारों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। देख रहे हो, 1810 की बात है, 1820 की बात है, आज से 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले लंदन में कोयला गैस का इस्तेमाल जो है किया गया था रोड के साइड में लैंप जलाने के लिए। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। देखो, रोशनी करने के लिए आज हमारे पास लाइट है, बढ़िया है कि नहीं है, सोलर वाले लाइट हो गए, बहुत सारे लाइट हैं। तो आजकल रोड रोशनी करने के लिए तो लाइट है हमारे पास, तो आजकल इसका इस्तेमाल हीट के लिए यानी ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है उसके बाद पेट्रोलियम। ये कहानी थी कोयले की, अब है कहानी पेट्रोलियम की। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का जो उपयोग है हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर या कारों में या और भी चीज़ों में होता है। भारी मोटर वाहनों में जैसे ट्रक हो गया या ट्रैक्टर हो गया, इसके लिए डीजल काम आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास आप पेट्रोल पंप पर भी जाओ तो मेनली 2 से 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो पेट्रोल मिलता है, एक डीजल मिलता है, उसके अलावा एक आजकल CNG भी मिलने लगा बहुत जगह पर, हर जगह पर नहीं लेकिन बहुत जगह पर मिलता है। तो छोटे छोटे में खास करके पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और भारी वाहनों में खास करके डीजल इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर वगैरह चलाने के लिए भी डीजल का इस्तेमाल ही करते हैं। क्या ये ईंधन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत दफ़ा अक्सर डीजल का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। अब देखो, ये जो डीजल है, ये जो पेट्रोल है, ये कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है और भी चीज़ें आती हैं, मोम वगैरह। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। अंडरलाइन यहाँ से कीजिएगा कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, यानी चट्टान वाला तेल, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। कौन? पेट्रोलियम। अभी फोटो भी दिया हुआ नीचे देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? जवाब है नको, बिल्कुल नहीं। तो अभी हम लोग जानेंगे। अच्छा, फोटो देख लो पहले। ये देखो, समंदर के अंदर चट्टान है, फिर ये तेल जल वगैरह है, फिर ये चट्टान है, तेल ये चट्टान है ना। तो इस तरह से चट्टान के बीच में कुछ फंसा हुआ है और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर? उसी से उसको हम लोग ये पाइप से निकालते हैं और वो हमारा पेट्रोल होता है। देखो, कुआं वगैरह बना रहता है, उससे फिर निकाला जाता है पेट्रोल। अच्छा, आगे देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर पहले पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? जवाब है नहीं। तो सीखेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोयले का वनस्पति से, पेट्रोलियम का समुद्र में रहने वाले जीव से। बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी भाई, और भी बड़े बड़े क्रिएचर्स होंगे, हैं। जब ये जीव मृत हुए, इनका भाई मछलियाँ इतनी बड़ी हो सकती है, मछली के पीठ के ऊपर आइलैंड जैसा दिखाई दे रहा था भाई। एक मरतबा इब्न बतूता अपनी किताब में लिखते हैं। ठीक है, तो मछलियाँ, व्हेल वगैरह, शार्क वगैरह बड़ी बड़ी होती है भाई। वो हम पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव से बहुत बड़ा, हाथी, गेंडा वगैरह कुछ भी नहीं है उसके सामने, बहुत बड़े हो सकते हैं मछलियाँ। कह रहा है कि समुद्र के पिंड में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के सतहों द्वारा, मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। अब कोई भी मरेगा, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मरेंगी, तो वो नीचे तो जाएगा, एक टाइम का बैठेगा। तो पानी के नीचे जब जाके बैठा, बड़ी बड़ी मछलियाँ, भारी भारी मछलियाँ, है ना, बहुत सारी, मतलब सालों में, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, बहुत दिनों में बहुत सारी नीचे बैठी। ठीक है, मान लो 1000 साल लग गए।
नीचे भी चट्टान तो था ही, उसके ऊपर वो सब लेयर बना, उसके ऊपर अब फिर लेयर बनता बनता बनता, उसके ऊपर फिर और लेयर बनता गया, लेयर बनता गया, ऐसा लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट कर दिया। नीचे तो पत्थर था ही, इसके ऊपर मान लो वो जीव सब आया। एक तो पानी का प्रेशर है ही, और समुद्र की गहराई के बारे में मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, आज के टाइम पे हम चांद पे ज़्यादा टाइम बिता चुके हैं, समुद्र की गहराई में ज़्यादा टाइम नहीं बिताए हैं। ये मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करोगे कि कितना टाइम अपने समुद्र के अंदर बिताया है इंसानों ने, तह में, सबसे गहरी जगह में, है ना, तो चांद पे ज़्यादा समय इंसानों ने बिताया है कंपेयर टू कि समुद्र के अंदर कितना टाइम बिताया हो। कहने का मतलब है कि समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है। उतनी गहरी जगह पर जब ये जीव रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, ठीक है। तो कह रहा वहाँ पर वायु की उपस्थिति नहीं थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो कह रहा वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब, एक तो वहाँ चूँकि वो गहराई में था तो उच्च ताप, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो पृथ्वी के केंद्र से नज़दीक था जब ज़्यादा गहराई थी। तो उच्च ताप में और उच्च प्रेशर में जो ऊपर से पानी का दबाव पड़ रहा था, हवा का दबाव पड़ रहा था, है ना, उससे क्या हो गया कि ये जो जीव जो सड़ मर के बैठे हुए थे ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या, लाखों वर्षों में, एकदम एकाएक से नहीं कि आज एक ठो मशीन में बढ़िया से डाल देंगे किसी मुर्गी को और एकदम रख देंगे उसको हाई प्रेशर और इसमें मार करके तो वो बाद में पेट्रोल बन जाएगा 2 घंटे के बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो में आपको दिखाया गया, देखो कि चट्टान के ऊपर अब ऐसा दिखाया गया है ना। अक्सर जाहिर सी बात है अंदर से कर्व टाइप का ही दिखाया जाता है। अगर आप इसको किसी भी फोटो में देखोगे तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी वालों ने जानबूझ करके टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, सीधा सीधा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही होता है जब आप गहराई में पढ़ोगे तो। और ये जल है नीचे में जल है और ऊपर में तेल है। यहाँ पे देखिए तेल है और उसके ऊपर गैस है और ये चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। ये गैस भी उन्हीं जीवों से बना है, ये तेल भी उन्हीं जीवों से बना है। और जाहिर सी बात है वो पानी तो पहले से ही था, तो पानी तो कुछ फंसेगा ही उसके लेयर के नीचे, है कि नहीं है। तो जल से तेल हल्का होता है इसीलिए तेल उससे ऊपर है, और गैस उससे भी हल्का होता है तो गैस उससे भी ऊपर है, और उसके ऊपर फिर लेयर बना है, लेयर बना है, लेयर बना है। तो यहाँ पे भी एक पाइप लगाया गया है, और किसमें, तेल वाले हिस्से में, और यहाँ पर भी एक पाइप लगाया गया है किसमें, गैस वाले हिस्से में। तो यहाँ से गैस भी निकाला जाता है और यहाँ से तेल भी निकाला जाता है, पानी नहीं निकाला जाता। पानी की क्या ज़रूरत है कि नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ये समुद्र में पाया जाता है बच्चों, इसीलिए जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर ही क्या होते हैं सर, पेट्रोल के खान होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस के परत जल की परत के ऊपर है, वो मैंने दिखा ना पानी के ऊपर है। ऐसा क्यों है आपको पता होना चाहिए कि याद करें कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, जो बात मैंने भी बताई। और कह रहा है इसमें मिश्रित नहीं होते, यानी पानी और तेल और गैस आपस में मिलेंगे भी नहीं। जाहिर सी बात है गैस ऊपर चला जाएगा, तेल उससे उसके जस्ट बाद, और पानी उससे भी नीचे रहेगा। आप अगर मिक्स करना चाहोगे तो ये चीज़ें वैसे ही मिक्स नहीं होंगी, यहाँ पर वही चीज़ें कही गई हैं। और इससे क्या हो गया, इंसानों को आसान हो गया कि बस वो पत्थर छेद करके पाइप गाड़ना है। इंसान को क्या हो गया आसानी कि इस किसी तरह से ये पत्थर को छेद करके, है ना, वहाँ पर अगर हम पाइप घुसा देते हैं, है ना, तो हमारा पाइप से ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और आज के टाइम पे जो हमारे पास पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, डीजल है, वो इसी तरह से खान से निकाला गया है बच्चों, ठीक है। अब आया पेट्रोल का परिष्करण। अच्छा नहीं, यहाँ पर कुछ है। विश्व का पहला तेल का जो कुआं है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। ड्रिल का मतलब छेद करके अंदर डालना, ठीक है, ड्रिल छेदना। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद 1867 में आसम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था कि यहाँ पर भी तेल पाया जाता है। आज जैसे मुंबई में भी है ना। भारत में तेल आसम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। भारत में भी तेल पाया जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में कंपेरेटिवली जैसे अरब देश वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा तेल पाए जाते हैं। सऊदी अरब जैसे बहुत बड़ा है ना, ईरान है ना, जैसे कि आपको कतर, जैसे कि आपको कुवैत, ऐसे देश हैं, जैसे गाज़ा इवन के फ़िलिस्तीन, वहाँ पर भी गैस का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है। इसीलिए सारे नज़र गड़ाए बैठे ये लोग, जंग वंग करे किस तरह से वो जगह जीत लो, है ना। जंग वैसे थोड़े होता है, मासूम लोगों से कौन लड़ता है, जेनोसाइड, ठीक है, इंसानियत का हत्या। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बहुत जगह हैं जहाँ पर पाया जाता है, लेकिन ये उतने बड़े मात्रा में नहीं है। अगर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होता तो शायद आसान हो जाता, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा अमीर होता हमारा देश आज,
है ना, लेकिन है जैसे मुंबई हाई वगैरह में निकाला भी जाता है, ठीक है। चलिए, और अमेरिका के पास भी है ऑफ कोर्स, और हम लोग तो तेल खरीदते भी हैं अलग अलग जगह से, जैसे कि आपको पता ही होगा। पेट्रोलियम का परिष्करण, चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम कह रहा है, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोलियम की बात कर रहा है, गहरे रंग का द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब अच्छा नहीं होता। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। इससे आपको ये अंडरलाइन करना है कि पेट्रोलियम के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि कोयले से वो सब चीज़ें निकली थी, वैसे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, स्नेक तेल निकलता है, पैराफिन मोम निकलता है आदि लिखा है। और भी चीज़ें जैसे कि बिटुमिन ऊपर में आया था, ये इसी का फिर फिल्टर करके गाद था। कह रहा है कि इसका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों, संगठक यानी जो चीज़ से मिलकर के बना है उसी को प्रभाज भी कहते हैं। यहाँ पर रहा है कि वो जो संगठकों है ना, को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। देखिए समझिए, संगठकों को मतलब अलग अलग चीज़ पेट्रोलियम में पाया जाता है, उस पेट्रोलियम में अलग अलग चीज़ों को निकालना पड़ेगा अलग अलग यूज़ करने के लिए। तो उसको जो अलग किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परिष्करण कहते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। जो ऊपर आपसे कहा गया था, क्या ऊपर आपसे कहा गया था, पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम का परिष्करण। तो परिष्करण का मतलब हो गया पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थों को अलग करना। पेट्रोलियम के अंदर चूँकि इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, है कि नहीं है, उन सब को अलग अलग करना क्या कहलाता है बच्चों, परिष्करण कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेट्रोल का जो है परिष्करण करने वाला मशीन है, जहाँ पर पेट्रोलियम के अलग अलग पदार्थों को छांटा जाता है, अलग किया जाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम फिल्टर करने वाला मशीन में किया जाता है, जैसे कि फोटो में दिया है। एक पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। यहाँ पर एक आपको पेट्रोलियम के संगठक के बारे में दिया गया, देखिए इसको। जैसे पेट्रोलियम के एक सबसे पहले द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, ये पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम से बनता है। आप जानते हैं आपके घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो किससे बना हुआ है, ये एलपीजी है, ठीक है, इसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो पेट्रोल है गाड़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल में, कार वगैरह में, मोटर है ना, शुष्क धुलाई, उसके अलावा ड्राई वॉश है ना, जो कपड़ा वपड़ा जो है जब करते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके विलायक के रूप में किया जाता है। मिट्टी के तेल जो स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन है ना, मिट्टी का तेल हमारे घरों पर भी इस्तेमाल होता है। तो मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम से ही आता है, याद रखिएगा इस बात को। डीजल पेट्रोलियम से आता है, जो कि भारी मोटर वाहनों, उसके अलावा जनरेटर में लिखा है विद्युत जनरेटर, मतलब जनरेटर जो होता है ना उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। और ट्रक में, ट्रैक्टर में, ऐसे भारी भारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, या जैसे कि है ना डोजर वगैरह। स्नेहक तेल है ना, स्नेहक तेल स्नेहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पैराफिन मोम, मोम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मरहम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसलीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोमबत्ती बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती भी इसी से आया हुआ पदार्थ है बच्चों, ठीक है। स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट, फिसलने वाला तेल, ठीक है, लुब्रिकेंट जिसको कहते हैं कि फिसलने वाली चीज़ कोई, ठीक है, जैसे ग्रीस टाइप की चीज़ें, ठीक है, फिसलने वाली चीज़ें स्नेहन के लिए, लुब्रिकेंट बनाने के लिए वैसे वाला तेल बनाया जाता है, इससे आता है। पैराफिन मोम, ठीक है, मोमबत्ती वगैरह में जो इस्तेमाल होता है मोम, मरहम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिन, लास्ट में मैंने कहा था ना कि फिल्टर उल्टर करने के बाद जो गाद बच जाता है बच्चों, है ना, वो बिटुमिन कहलाता है, पेंट बनाने के लिए। और खास करके आज के टाइम पे सड़क निर्माण में बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है इसका इस्तेमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें है ना पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम गैस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमर्जक बोले तो जैसे कि सर्फ वगैरह है ना, रेशे यानी पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कुछ फाइबर यानी कुछ रेशा हमें मिलती है, जूट वगैरह मिलता है नेचुरली, है ना, पेड़ पौधे से मिला, जानवरों से ऊल वगैरह मिलता है। वैसे ही हमें कुछ रेशा कंपनी से, फैक्ट्री से बनाया हुआ भी मिलता है। और वो जो रेशा जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, है ना, एक्रेलिक हो गया, ये सब क्या हो जाता है सर, कहाँ से बनता है, ये पेट्रोलियम के, है ना, पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस के कुछ पेट्रो रसायन से बनते हैं। अब डायरेक्टली क्या ना कि सिर्फ डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि उसके हेल्प से बनते हैं, और भी चीज़ें होती होंगी। उसके अलावा पॉलीथीन है या अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक है, इसका भी जो औद्योगिक निर्माण में जो है इस्तेमाल किसका होता है, प्राकृतिक गैस का होता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। यूरिया जो एक खास किस्म का यूरिया है, खेत में बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया। जो भी थोड़ा बहुत खेती से रिलेटेड
जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, उसको पता होगा कि यूरिया पेड़ पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलता है बच्चों, इसी प्राकृतिक गैस से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उससे यूरिया बनाने का काम आता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम का जो है काला सोना भी कहा जाता है, और ये VBI है, आपसे पूछा भी जा सकता है, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। व्यावसायिक महत्व का मतलब इकोनॉमिकली, पैसे के हिसाब से इसका बहुत वैल्यू है। पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वार के अंदर पेट्रो डॉलर का जो आविष्कार हुआ था, सऊदी अरब से जो डील हुई थी अमेरिका के वर्ल्ड वार 2 के बाद, जिसकी वजह से आज अमेरिका इतना महंगा देश है, आज अमेरिका अमीर देश है। ठीक है, क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न पेट्रोल है बच्चों। पेट्रोल की वजह से अमेरिका इतना जो है तरक्की किया। इसकी पूरी लंबी कहानी है, पेट्रो डॉलर का उसने आविष्कार करा था भाई वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो पूरी लंबी कहानी है। बट इससे अमेरिका पावरफुल बना जब से, आप जानते होंगे कि पाउंड में या डॉलर में ही सिर्फ पेट्रोल को ख़रीदा जा सकता है सऊदी अरब वगैरह से। तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से इनका बहुत महत्व है। और जिस देश के पास ये भंडार है, यानी पेट्रोलियम का भंडार है, वो आज दुनिया के अमीर देशों में से है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये काला सोना, कौन सा? पेट्रोलियम। अब आया सर प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहाँ से आ रहा है सर? पेट्रोलियम से ही आ रहा है, बट वो खान से आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। एक हमने ऊपर पढ़ा था जीवाश्म ईंधन, और फिर दोबारा से एक बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसी वर्ड को, जीवाश्म ईंधन, जीव के अवशेष से बने ईंधन। तो चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो समुद्री जीव हो, चूंकि जीव के अंतर्गत ही आते हैं, तो जीव के अवशेष से जो ईंधन बनेगा वो क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। अब कह रहा है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। पाइप से इसको फ्लो करवाया जाता है। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में, इवन कि शायद मेरे इंडिया के अंदर भी कहीं पे होता हो, पाइप के द्वारा गैसों को यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। डायरेक्ट पाइप से क्या हो सकता है सर? ये गैस फ्लो हो सकता है, और इसको कंप्रेस करके रखा भी जा सकता है टंकी वगैरह में। तो आज गाड़ी में क्या देखते होंगे? CNG पेट्रोल की जगह पे इस्तेमाल होता है बहुत सारे छोटे गाड़ियों में। तो यहाँ पर वही प्राकृतिक गैस जो कि हम लोग को पेट्रोल वाले खान से ही मिलता है, उसका इस्तेमाल क्या कहता है? उच्च दाब पर संपीड़ित करके CNG के रूप में किया जाता है। उच्च दाब पर मतलब प्रेशर दे करके। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कह रहा है क्या कि CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। जब भी ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहा है तो खास करके हीट एनर्जी की बात आएगी, इसमें ऊष्मा की बात आएगी। ठीक है, चलिए अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रक्रम ये कम प्रदूषणकारी है, ये एक स्वच्छ ईंधन है। दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो आज ऑटो वगैरह हैं वो सब किससे चलते हैं? CNG से ही चलते हैं। ठीक, तो CNG क्या है सर? क्या है सर? कम प्रदूषणकारी है, उससे जो धुआं निकलता है वो कम निकलता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आज के टाइम पे गाड़ियों में CNG का उपयोग किया जाता है। और आप देखे होंगे कि बहुत सारी गाड़ी के पीछे CNG लिखा भी रहता है। तो CNG का अलग से टंकी रहता है और पेट्रोल का भी रहता है, क्योंकि हर जगह पे CNG अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से, इसीलिए गाड़ियों में अभी दोनों कंबाइन दे रहा है। अगर पूरी तरीके से CNG हर जगह अवेलेबल होने लगे पेट्रोल की तरह, तो मुमकिन है कि गाड़ियाँ जो है सिर्फ CNG वाले टंकी के साथ आए, है ना, सिर्फ पेट्रोल की टंकी के साथ आए, ऐसा पॉसिबल है। जैसे पहले डीजल वाला हुआ करता था, जो पहले गाड़ियाँ हुआ करती थी, कार वगैरह भी डीजल इंजन हुआ करता था, बट आज के टाइम पे पेट्रोल इंजन। ठीक है, और फिर CNG इंजन। अब CNG जो है उससे भी क्या है? कम प्रदूषणकारी है, उससे कम जो है धुआं निकलता है, कम जो है प्रदूषण होता है हवा में। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसमें घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। CNG के लिए डायरेक्ट पाइप लगाया जा सकता है। ठीक है, और घर घर तक पहुंचाया जा सकता है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइप आपके घर तक पहुंचेगा, पाइपलाइन आपके घर तक पहुंचेगा। जैसे कि आप मान लो कि सिलेंडर लेके आते हो, ठीक है, वो भी कंप्रेस्ड होता है, वो पेट्रोलियम गैस होता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी क्या कर सकते हो सर? ला करके डायरेक्ट पाइप आएगा आपके घर तक। होता है रशिया वगैरह में जैसे होता है, वहाँ पर पूरे देश में पाइपलाइन बिछा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट पाइप से ही चला जाता है हर एक कमरे तक, हर एक घर तक, और वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे कामों में, अपना खाना पकाने के लिए या जो भी हीट की एनर्जी की ज़रूरत होती है जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पाइपलाइनों का ऐसा जाल है ना, बड़ोदरा यानी गुजरात में भी है, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। इंडिया के अंदर भी कुछ जगह पर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा कहाँ पर है? गुजरात के बड़ोदरा में है। उसके अलावा दिल्ली के कुछ जगहों पर पाइपलाइन जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को जो है क्या करता है सर? यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। देखा कि प्राकृतिक गैसों का जो उपयोग है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। देखो, उर्वरक मतलब हो गया आपको खाद टाइप की चीज़ें, ठीक है, जो खेत में इस्तेमाल होता है। औद्योगिक निर्माण मतलब फैक्ट्री में बनाने वाला। ठीक है, तो बहुत से ऐसे रसायन हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं और बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं, खाद वगैरह हैं
है ना, जो केमिस्ट जब बनाया जाता है कहाँ पर, फैक्ट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पर प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। और वैसे भी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट ऊपर में लिखा हुआ था ये चीज़ सेम, कि प्राकृतिक गैस का उपयोग बहुत सारे खाद्य उर्वरक में, डिटर्जेंट बनाने के लिए और भी चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं इंडिया के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे देश में भी क्या है सर, प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े बड़े, विशाल मतलब बहुत बड़ा भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इसको थोड़ा याद रखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है सर हमारे देश में कहाँ कहाँ पर प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो वैसे ये जीके वाला क्वेश्चन हो गया, बट याद रखेंगे, यहाँ पर दिया है तो याद रखेंगे। चलिए, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? जवाब है अभी तक तो नहीं, क्या पता आगे। अब हमारे पास के क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? जवाब है अब थोड़ा साइंस एडवांस हो गया है, बनाया तो है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो भी है बनाया तो है, बट इतना खर्चा आ जाएगा ना इसमें, इसको बनाने में इतना खर्चा आ जाएगा कि उसका यूज़ क्या ही करेगा आदमी, कैसे बेचेगा उसको, है ना। तो एक आध मंथ में कुछ में बनाया जा सकता है, जैसे कि कुछ पेड़ पौधों का कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर रख के कोयला बनाया गया है। बट एक तो जो नेचुरली कोयला मिलता है सेम वैसा नहीं बना। दूसरी बात यह है कि ये इतना महंगा और इतना एक्सपेंसिव है, इतना खर्चा आ जाता है उसको बनाने के लिए, है ना, कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे खदान से निकाला हुआ कोयला आपको 20 रुपये किलो मिल जा रहा है बाहर मार्केट में, ये 2000 रुपये किलो मिल रहा है। बताओ कोई कंपेयर है? नहीं है। बनाने के लिए लैब में इंसान बन जा रहे हैं आजकल कह रहे हैं कि नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। एनसीईआरटी वालों ने ये लिखा और मैंने जो आपको बताया वो इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। बट सच ये है कि यस, लेबोरेटरी में बनाया गया, बट मैंने कहा सेम नहीं है और बहुत महंगा है, बहुत छोटे स्केल पर लेकिन बनाया गया है। लेकिन आप अब 8 क्लास में ये समझ सकते हो कि चलो भैया नहीं ही बना है इंसान ने, मान लेते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। अब ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर सारे प्राकृतिक संसाधन क्या एक जैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेते रहो ना, पूरी ज़िंदगी लेते रहो, ख़त्म ही नहीं होने का नाम। कह रहा है कि अपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गए, जो अभी हमारे पास खास करके पेट्रोलियम के और कोयला के जो ईंधन थे वो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। वन हो गए, खनिज हो गए, ये सब समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तन करने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। दूसरी ओर इनके जो ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। अब अभी तक जितना पता है इंसानों को कि यहाँ पर कोयला पाया गया है, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया गया है, वो कुछ 100 साल चल जाएगा, चलो और 100 और 150 साल चल जाएगा। जिस तरीके से अभी यूज़ हो रहा है गाड़ियों में और चीज़ों में, फैक्ट्रीज में, घरों में, जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कुछ और 100 साल चल जाएगा, बट उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जो जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। एक तो ये ख़त्म हो जाएगा, तब क्या यूज़ करेंगे, ये एक टेंशन है। दूसरी बात यह है कि जब ये जलता है, चाहे वो गाड़ी में जले चाहे घर पे जले, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे धुआं निकलता है और वो धुआं प्रदूषण करता है। आपको पता है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतनी गर्मी है, देखो पसीना पसीना हो रखा हूँ, मैं भीग रखा हूँ, इसके पीछे का भी ये रीज़न है। कह रहा है इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, यानी वही मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग, कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि कैसे हो रहा है, ये हम करेंगे कभी बाद में। अतः यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, बेवजह नहीं। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। अगर आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, होशियारी से इस्तेमाल करेंगे, फालतू बर्बाद नहीं करेंगे, तो एक तो विश्व उष्णन नहीं होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं होगा, पैसे आपके बचेंगे, उसके अलावा प्रदूषण नहीं होगा, उसके अलावा ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये भी एक टाइम तक हमारे लिए लंबे टाइम तक चलेगा। और इसीलिए आज के टाइम पे इसके अल्टरनेट, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है वो खोजा जा रहा है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि है ना, उससे कि हम लोग को पेट्रोल डीजल वगैरह बचेगा। नंबर 1 पॉइंट दिया है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और माध्यम गति से चलाएं। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हो 60 के ऊपर, इसीलिए 60 तक आपकी गाड़ी में इकोनॉमी लिख के आता है, ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल फालतू खर्चा होता है। ठीक है, तो आप तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ना ही चलाएं, है ना। दूसरी बात यह है कि यातायात जो है लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं बस AC के लिए गाड़ी चला के रखे हुए हैं, ऐसा मत कीजिए, बल्कि गाड़ी की जहाँ ज़रूरत नहीं है चलाने की वहाँ पे मत चलाइए, बाहर घूम के ठंडा होइए, AC में नहीं।
कह रहा है टायरों का दाब सही रखिए। अगर आपके टायर गाड़ी के अच्छे प्रेशर में नहीं रहेंगे, मतलब उसमें सही जो है हवा नहीं रहेगा, तो ज़्यादा जो है इंजन पे भारी बोझ आएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होगा। टायर वगैरह अगर मान लीजिए सही से हवा भरा रहेगा तो हल्की होगी गाड़ी और इंजन पे कम असर पड़ेगा, यानी पेट्रोल कम खर्चा होगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी के जो इंजन है उसमें जैसे मोबिल बदलना पड़ता है, जैसे उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, सर्विसिंग होती है बॉल वायरिंग वगैरह का, तो अगर आप सही से सर्विसिंग करके रखते हैं तो आपकी गाड़ी पे कम असर आता है, जिसकी वजह से पेट्रोल का सही इस्तेमाल होता है ना, माइलेज अच्छा देता है। अगर आप गाड़ी मैनेज नहीं रखेंगे, गाड़ी को जैसे तैसे खींचते रहेंगे तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा और गाड़ी जो है आपको है ना ज़्यादा जो है पेट्रोल खर्च करेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल बर्बाद होगा। और थोड़ी थोड़ी दूरी को हम तो ये भी कहेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी दूरी है वहाँ पर गाड़ी चलाना बंद कीजिए, साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, पैदल चलिए, आपके सेहत के लिए भी अच्छा है और पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और हमारे जो संसाधन हैं जो कि लिमिटेड हैं रिसोर्सेज, वो भी क्या होंगे, बचेंगे। तो हम सबको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम जिम्मेदार नागरिक हैं, है कि नहीं है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। इतनी सी बातें थी इसमें, है ना। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है ना। कैसा लगा आपको बताइए। एक्सरसाइज अब आपका आसानी से बन जाएगा चैप्टर अगर आपने अच्छे से देखा है तो, ठीक है। तो आप वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।